दोस्तों, आज की कहानी है। कविता को बढ़ती उम्र के साथ जीवन का सारा आनंद खत्म हंसा होता महसूस हो रहा था। मगर फिर उसने ऐसा क्या किया कि उसे इस बात का एहसास हो गया कि आनंदमयी दाम्पत्य के लिए उम्र माने नहीं रखती। एक सुबह कविता सोकर उठी और फ्रेश हुई। तभी अचानक उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो वह जरा ठिठकी। ओह, कुछ ही दिन में वह 42 साल की हो जाएगी। बस यही ठंडी सी सांस उसके मुंह से निकली। किचन में चाय बनाते हुए मन अजीब सा हुआ कि क्या सच में काफ़ी उम्र हो रही है। चाय ले जा कर मेज पर रखी और फिर विनय को बाथरूम से निकलने का इंतजार करने लगी। लगा इतने सालों से वह बस इंतजार ही तो कर रही है। आजकल कई दिनों से मन में फैली अजीब सी उदासीनता कविता के सहन नहीं होती। उसे अपने जीवन में शांत झील का ठहराव नहीं, बल्कि समुद्र की तूफानी लहरों का उफान चाहिए। कुछ तो खट्टा मीठा स्वाद हो जा जीवन का। दोनों बच्चे अभिजीत और अनन्या बड़े हो गए हैं। दोनों ने अपनी अपनी डगर ले ली है। लगता है अब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। कैसे ढोऊं अब उद्देश्यहीन जीवन का भार। आजकल कविता बस ऐसी ही बातें सोचती रहती। उसे अपनी मनोदशा स्वयं समझ नहीं आती। जितना सोचती उतना ही अपने बनाए हुए भ्रम जाल में उलझती जाती। आज जब बच्चे उसके स्नेह की छाव को छोड़कर अपने शिक्षित की तलाश में बढ़ चले तो वह नितांत अकेली खड़ी महसूस करती है, निराधार, अर्थहीन। अरे, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है कविता। विनय की आवाज़ से कविता की तंद्रा भंग हुई। क्या सोच रही थी? तबीयत तो ठीक है ना? पूछते पूछते विनय ने चाय के साथ पेपर उठा लिया तो कविता और अनमनी हो गई। सोचा बस पेपर पढ़कर ऑफिस चले जाएंगे, बच्चे भी कॉलेज चले जाएंगे, तीनों शाम तक ही लौटेंगे। बस उसका वही बोरिंग रूटीन शुरू हो जाएगा। मेड से काम करवाएगी, नहा धोकर थोड़ी देर टीवी देखेगी, कोई पत्रियाँ पढ़ेगी और फिर शाम होते होते सबके आने का इंतजार शुरू हो जाएगा। कविता सोचती वह पोस्ट ग्रेजुएट है। विवाह के बाद विनय और उसके सास ससुर उसके नौकरी करने के पक्षधर में नहीं थे। उसने भी घर गृहस्थी खुशी खुशी संभाल ली थी। सब ठीक था। बस इन कुछ सालों में कुछ कमी सी लगती है। वह अपने रूटीन से बोर हो रही है। आजकल उसका कुछ हटकर कुछ नया करने को जी चाहता है। इन्हीं ख्यालों में डूबे उसने दिन भर के काम निपटाए। शाम को सोसाइटी के गार्डन में सैर करने गई। यह अब भी उसकी दिनचर्या का सबसे प्रिय काम था। कविता आधा घंटा सैर करती, फिर गार्डन से क्लब हाउस के टेरेस पर जाने का जो रास्ता है वहां जाकर थोड़ी देर घूमती। टेरेस के नीचे बना स्विमिंग पूल दिखता। उसमें हाथ पैर मारते छोटे छोटे बच्चे उसे बहुत अच्छे लगते। शाम को ज़्यादातर बच्चे ही दिखते थे। टीन एजर्स कभी कभी ही दिखते थे। पुल का नीलापन जैसे आसमान का आईना लगता। वह नीलापन कविता को आकर्षित करता। वह खड़ी खड़ी कभी आसमान को देखती तो कभी स्विमिंग पूल के नीलेपन को। क्लॉथ हाउस का पास तो कविता के पास था ही। अतः एक दिन वह ऐसे ही टहलते टहलते पुल के पास पहुंच गई और फिर किनारे पर रखी चेयर पर बैठ गई। स्विमिंग पूल से पानी की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। अतः पानी के जाने की तीव्र इच्छा उस पर हावी हुई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। उसके अंदर जैसे किसी ने कहा कुछ हटकर करना है, न तो स्विमिंग क्यों नहीं। दिल किया वह अभी इसी समय अपने इस एहसास को किसी से साथ बांटे। पुल में उतरने और तैरने के ख्याल से ही वह उत्साहित हो गई। हाँ, यह ठीक रहेगा। वह हमेशा स्विमिंग से डरती है। पानी से उसे डर लगता है। जब भी जुहू या और किसी बीच पर जाती है हमेशा पानी से दूर टहलती है। 2 साल पहले जब चारों गोवा घूमने गए थे उसे बहुत मज़ा आया था, लेकिन वह लहरों के बीच जाने से कतराती रही थी। पिछले साल फिर जब उसने विनय से गोवा चलने के लिए कहा तो अभिजीत और अनन्या दोनों ने ही कहा, मम्मी आपको गोवा जाकर करना क्या है?
आपको दूर दूर किनारे ही तो घूमना है, उसके लिए तो यही मुंबई में ही जुहू बीच पर चली जाया करो। कविता क्या करे, उसे लहरों के अंदर घबराहट सी होती, और यह घबराहट उसे पहले नहीं होती थी। वह तो 10 साल पहले जब विनय की पोस्टिंग नई नई ठाड़े में हुई थी तो वे घर के पास ही स्थित वाटर पार्क में गए थे। वहां पहुंचकर कविता बहुत उत्साहित थी। यह किसी वाटर पार्क का उसका पहला अनुभव था। वही एक स्टाइल के नीचे आते हुए उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फिर से बल पानी में गिर गई और घबराहट में स्वयं को संभाल नहीं पाई। विनय ने ही उसे सहारा देकर खड़ा किया। वे कुछ क्षण जब उसे अपनी सांस रुकती हुई लगी थी, उसे अब तक याद थे, और आज जब कुछ नया करने की इच्छा है तो वह क्यों ना पानी में उतर जाए। वह मन ही मन संतुष्ट हुई। हाँ, स्विमिंग ठीक रहेगी, और विनय और बच्चे को अभी नहीं बताऊंगी, वरना इस उम्र में यह शौक देखकर वे तीनों हंसने लगेंगे। यह मैं अपने लिए करूंगी, कई सालों में बहुत दिनों बाद जो मैं चाहती हूँ वह करूंगी, ना कि वह जो सब सोचती है। उसने अभी से अपने को ईवा ना महसूस किया। पानी के किनारे बैठे बैठे अपनी योजना को आकार दिया, फिर उत्साहित कदमों से रिसेप्शन पर गई और पूछा, लेडीज कोच है? इस समय बस बच्चों के लिए ही एक कोच आता है। लेडीज के लिए बैच गर्मियों में शुरू होगा। रिसेप्शनिस्ट बोली, अभी तो नवंबर है। कविता को अपना उत्साह काफूर होता लगा, लेकिन बस पल भर के लिए। फिर उसका उत्साह यह सोचते ही लौट आया कि वह खुद अपने बलबूते स्विमिंग सीखने की कोशिश करेगी। घर आकर कविता मन ही मन प्लानिंग करती रही। विनय ने हमेशा की तरह टीवी देखा, लैपटॉप पर काम किया। बच्चे भी अपने अपने क्रियाकलापों में व्यस्त थे। किसी ने उसके उत्साह पर ध्यान नहीं दिया। वह भी चुपचाप क्या करना है, कैसे करना है, सोचती रही। अगले दिन तीनों के जाने के बाद कविता स्विमिंग सूट खरीदने मार्केट गई। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। उसने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ढकने वाला स्विमिंग सूट खरीदा, ट्रायल रूम में पहनकर देखा और मन ही मन संतुष्ट हुई। सर से अभी फिगर ठीक ही था। वह खुश हुई। अगले 8-10 दिन वह पुल के किनारे बैठ जाती, बच्चे को देखती, कैसे वे पानी में पैर मारते हैं, कैसे बाहें चलाते हैं, किस तरह उनके पैर उन्हें आगे ढकेलते हैं, और कैसे यह सब वे सांस खींचकर हवा को अपने अंदर भरते हैं। उसने गहरी सांस ली और रोक ली। उसे निराशा हुई, लगा नहीं कर पाएगी, वह नहीं हारेगी। नहीं, उसे कुछ नया, कुछ अलग करना है। रात को जब वह सोने के लिए लेटी तो उसके सामने बस वह पल था जब वह पुल के पानी को अपने चारों ओर महसूस कर सकेगी। 10 दिन बाद वह पुल की ओर बढ़ी तो मन में कुछ डर था तो कुछ जोश भी। यह पल उसे उस समय की याद दिला गया जब सुहाग रात पर दुल्हन बनी उसे फूलों से सजे बेडरूम में ले जाया जा रहा था। वहां विनय इंतजार में थे। जहां पुल मन ही मन यश तुलना पर उसे हंसी आ गई। वह चेंजिंग रूम में गई, सनस्क्रीन लोशन लगाया और फिर घुटनों तक के शॉर्ट्स के ऊपर स्विमिंग सूट पहन लिया। शरीर का काफी हिस्सा ढक गया था। खाली स्विमिंग सूट पहनने से उसे संकोच हो रहा था। अब वह सहज थी। केसों को सूखा रखने के लिए उसने कैप लगाई और शरीर पर तौलिया लपेट लिया। 11 बज रहे थे। यह क्लॉथ हाउस में स्विमिंग का लेडीज टाइम था। बस एक लड़की स्विमिंग कर रही थी। कविता पुल के किनारे बने खुले शावर की ओर बढ़ी। वह जानती थी पुल के उतरने से पहले शावर लेना नियम है। उसने तौलिया हटा दिया। शावर के ठंडे पानी की तेज बौछार से पल भर को उसकी सांसें जैसे रुक सी गई। कविता पुल के काम पानी वाले किनारे खड़ी होकर फिल्मों में पुल में उतरने की दृश्य याद करने लगी। वह इस पल का क्या खूब आनंद उठा रही थी। यह सोचकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे लाइफ गार्ड किनारे बैठा नजर आया तो वह थोड़ा निश्चित हो गई। अब जो भी करना था अपने बलबूते करना था। पानी ठंडा था।
उसने याद किया कैसे बच्चों का कोच बच्चों को सिखाता था, नीचे जाओ, सांस रोको, ठंड नहीं लगेगी। उसने ऐसा ही किया। रोड पकड़ी, पानी में चेहरा डाला और पैर चलाने की कोशिश की। बस थोड़ी देर ही कर पाई। बाहर निकली, थोड़ी निराश थी। कैसे करेगी वह यह? घर पहुंचते ही थोड़ी देर लेट गई। अगला एक हफ्ता वह बस पानी में तैर चलाती रही। थक जाती तो पानी के अंदर डुबकी लगाकर आंखें खुली रखने की कोशिश करती। क्लोरीन युक्त पानी में आंखें लाल हो जाती। वह खुद को समझती कि इसकी आदत भी हो जाएगी। फिर अपनी पीठ उठा लेती, जैसे पीठ के बल तैर रही हो। शाम की सैर के बाद कविता पुल के किनारे चेयर पर जरूर बैठती। अपने कान बच्चों के कोच के एक एक शब्द पर लगाए रखती और अगले दिन वैसा ही करने की कोशिश करती। उसे इस खेल में विचलित आनंद आने लगा था। एक दिन कविता ने सोचा वह रोड को नहीं छुएगी। उसने पुल की दीवार से टांग टिकाई, मुंह में खूब हवा भरी और एक रबड़िंग को पकड़कर खुद को आगे धकेला। उसने रबड़िंग को छोड़ने की कोशिश की तो वह डूबने लगी। वह घबरा गई, लगा अब मर जा रही है, डूब रही है। फिर वह पानी के ऊपर आ गई। उसने फिर स्टील की रोड को पकड़ लिया। उसे लगा वह अभी तैयार नहीं है। 20वें दिन जब वह कम पानी वाले पुल की चौड़ाई नाप रही थी तो लाइफ गार्ड, जो उसे रोज कोशिश करते देख रहा था, ने पूछा, मैडम आपकी लंबाई कितनी है? 5 फुट 5 इंच। वह मुस्कुराया। आप 4 फुट गहरे पानी में हैं। आप नहीं डूबेगी। डूबने भी लगेगी तो फौरन आपके पैर तली पर लग जाएंगे और आप ऊपर होंगी। आपको तो रिंग की भी जरूरत नहीं है। कविता को लगा उसकी बात में दम है, अतः उसने फिर तैरने की कोशिश की और अब 1 घंटे में वह कई बार पुल की चौड़ाई में तैर